क्या आपको पता है कि जिस तिरंगे को हम आज इतनी शान से फहराते हैं, उसे अपना ये जो अंतिम रूप है, वो मिलने में करीब करीब 40 साल लग गए थे। और इस बीच कई अलग अलग डिजाइन आए और गए भी। बिल्कुल। तो आज की इस विशेष गहन चर्चा यानी हमारे इस डीप डाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे सामने रिसर्च और नोट्स का जो पूरा स्टैक रखा है ना, वो सिर्फ इतिहास के पन्ने नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये हमारे देश की बुनियाद है। सही कहा। आज का हमारा विषय है भारतीय संविधान का निर्माण, उसकी समितियां और हमारे राष्ट्रीय प्रतीक। और मैं बता दूं कि आज का ये सेशन विशेष रूप से उन लाखों उम्मीदवारों के लिए डिजाइन किया गया है जो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस मतलब इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की जीतोड़ तैयारी कर रहे हैं। हाँ, और हमारा मिशन आज बहुत ही स्पष्ट है। एकदम क्लियर। आज के नोट से एक भी तथ्य, एक भी आंकड़ा या नाम छूटना नहीं चाहिए। ये पूरी चर्चा परीक्षाओं के लिए एक अचूक ऑडियो रिवीजन गाइड होने वाली है। तो पेन और पेपर या बस अपने कान खुले रखिए। और इस पूरी प्रक्रिया को समझना वाकई बहुत रोमांचक है। मतलब जब हम आज के इस विषय की गहराई में जाते हैं ना, तो ये सिर्फ रटने वाली तारीखों की लिस्ट नहीं रह जाती। एक कहानी की तरह खुलती है। जी, हम आज देखेंगे कि कैसे 22 अलग अलग समितियों ने मिलकर एक इतने विशाल देश का ढांचा खड़ा किया। हम ड्राफ्टिंग कमेटी के उन 7 शिल्पकारों के बारे में बात करेंगे जिन पर हर चीज को कानूनी रूप देने का एक भारी दबाव था। वो बहुत बड़ा टास्क था। बिल्कुल। इसके साथ ही हम संविधान निर्माण की वो पूरी टाइमलाइन देखेंगे जिसमें 60 देशों के संविधानों का अध्ययन शामिल था और हमारे राष्ट्रीय ध्वज की उस 40 साल लंबी विकास यात्रा का भी विश्लेषण करेंगे। और अंत में 15 अगस्त और 26 जनवरी के समारोहों के बीच के वो जो बेहद दिलचस्प तकनीकी और ऐतिहासिक अंतर है ना, उन्हें भी डिकोड करेंगे, जहां अक्सर उम्मीदवार इंटरव्यू या परीक्षा में उलझ जाते हैं। वो बहुत ही कंफ्यूजिंग पार्ट होता है कई बार। हाँ, तो चलिए फिर इस विशाल मशीनरी को खोलकर देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संविधान सभा के तंत्र और उसकी समितियों की। जरा सोचिए, इतने बड़े और डाइवर्स देश के लिए एक रूल बुक लिखनी हो तो कोई एक व्यक्ति या एक छोटा ग्रुप तो ये कर नहीं सकता ना। असंभव है। इसके लिए कामों का बंटवारा बहुत जरूरी था और हमारे नोट साफ बताते हैं कि संविधान सभा में कुल 22 समितियां बनाई गई थीं। 22? और उम्मीदवारों को ये विभाजन एकदम याद रखना है। इनमें से 8 बड़ी समितियां थीं और 14 छोटी समितियां थीं। और ये बंटवारा बहुत रणनीतिक था। अगर हम उन 8 बड़ी समितियों पर नजर डालें तो कुछ प्रमुख नेताओं की कार्यशैली साफ साफ दिखाई देती है। जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिल्कुल। उदाहरण के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, इसलिए उनके कंधों पर इस पूरी मशीनरी को सुचारू रूप से चलाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। वो 3 बहुत ही प्रमुख प्रशासनिक समितियों के अध्यक्ष थे। वो 3 समितियां कौन सी थी? पहली थी नियम और प्रक्रिया समिति, जो ये तय करती थी कि बहस और कामकाज के नियम क्या होंगे। दूसरी थी संचालन समिति, जिसे स्टीयरिंग कमेटी भी कहते हैं, जो ये तय करती थी कि सभा किस दिशा में आगे बढ़ेगी। और तीसरी थी वित्त और कर्मचारी समिति। अब इतने बड़े काम के लिए स्टाफ और फंड्स की जरूरत तो होगी ही, जिसे वे खुद देख रहे थे। तो यहाँ से उम्मीदवारों के लिए एक बहुत साफ पैटर्न उभरता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सभा के आंतरिक कामकाज और मैनेजमेंट को संभाल रहे थे। वहीं दूसरी तरफ अगर हम पंडित जवाहरलाल नेहरू की भूमिका पर गौर करें तो वे विजन और स्ट्रक्चर पर काम कर रहे थे। सही कहा। नेहरू जी भी 3 प्रमुख समितियों की अध्यक्षता कर रहे थे और उनका सीधा संबंध देश के व्यापक ढांचे से था। पहली संघ शक्ति समिति, दूसरी संघीय संविधान समिति और तीसरी राज्यों से संबंधित समिति। हाँ, और इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका यही है कि जहां भी संघ यानी यूनियन या राज्यों के बड़े राजनीतिक ढांचे का जिक्र आए, वहां मान लीजिए कि नेहरू जी अध्यक्ष हैं। ये पैटर्न परीक्षा के दबाव में बहुत काम आता है। लेकिन एक जगह जहां उम्मीदवार अक्सर गलती करते हैं वो है छोटी समितियों को नजरअंदाज करना, और परीक्षकों को ये बात अच्छे से पता है। जी, इसीलिए वे सवाल वहीं से बनाते हैं। हमारे पास 5 ऐसी महत्वपूर्ण छोटी समितियों की सूची है जिनके नाम परीक्षा की दृष्टि से एकदम अनिवार्य हैं। मैं चाहूंगा कि आप वो लिस्ट बताएं। बिल्कुल। पहली है सदन समिति या हाउस कमेटी, जिसके अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया थे। दूसरी है कार्य संबंधी समिति यानी ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, जिसकी कमान के एम मुंशी जी के हाथों में थी। के एम मुंशी, ठीक है। तीसरी है संविधान सभा के कार्यों पर समिति,
जिसके अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। ये वो लोग थे जो ये सुनिश्चित कर रहे थे कि रोजमर्रा का काम बिना किसी रुकावट के चलता रहे। और बाकी की 2 समितियां तो मतलब अपने समय के सबसे ज्वलंत मुद्दों से जुड़ी थीं। चौथी है भाषांतर प्रांत आयोग या लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन। इसका गठन जून 1948 में हुआ था और इसके अध्यक्ष एस.के. धर थे। भाषा के आधार पर राज्यों का गठन उस समय एक बहुत बड़ा, बहुत ही संवेदनशील मुद्दा था। और 5वीं है सर्वोच्च न्यायालय तदर्थ समिति, एडहॉक कमिटी ऑन सुप्रीम कोर्ट, जिसकी अध्यक्षता एस. वर्धाचारी ने की थी। श्रोताओं को इन 5 नामों को अपने दिमाग में एक लिस्ट की तरह चिपका लेना चाहिए, एकदम रट लेना चाहिए। हाँ, अब इन 22 समितियों में से एक समिति ऐसी थी जो बाकी सबकी धुरी थी। वो थी प्रारूप समिति, यानी ड्राफ्टिंग कमिटी। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। और 29 अगस्त 1947 ये तारीख अपने आप में एक सीधा एमसीक्यू है। इस समिति का काम सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण था। बाकी समितियां अपने सुझाव देती थीं, लेकिन उन सबको समेटना, जी, उन सभी विचारों को एक कानूनी, स्पष्ट और सुसंगत दस्तावेज में पिरोने का काम इसी समिति का था। इसमें कुल 7 सदस्य थे, जिन्हें हम आधुनिक भारत के शिल्पकार कह सकते हैं। इसके अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। और ये एक दिलचस्प ऐतिहासिक मोड़ भी है ना कि अम्बेडकर जी, जो कांग्रेस के बड़े आलोचक रहे थे, उन्हें उनकी कानूनी समझ और विद्वत्ता के कारण ये सबसे अहम जिम्मेदारी सौंपी गई। बिल्कुल। उनके अलावा कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी यानी के.एम. मुंशी और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर इसके सदस्य थे। और इस 7 सदस्यों की अगर मैं कहूं अवेंजर्स टीम, तो इसमें चौथे सदस्य थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला और 5वें सदस्य थे एन. गोपाल स्वामी अयंगर। यहाँ तक तो नाम याद रखना फिर भी सीधा सीधा है, लेकिन सारा खेल शुरू होता है 6ठे और 7वें सदस्य पर। हाँ, क्योंकि परीक्षक यहीं से सबसे ट्रिकी सवाल बनाते हैं। यहाँ रिप्लेसमेंट हुआ था। 6ठे सदस्य के रूप में एन. माधवराव आए थे। उन्होंने बी.एल. मित्रा की जगह ली थी। जी, बी.एल. मित्रा को अपने स्वास्थ्य कारणों से समिति से हटना पड़ा था। और 7वें सदस्य के मामले में? 7वें सदस्य के मामले में तो एक त्रासदी जुड़ी हुई है। डी.पी. खेतान समिति के मूल सदस्य थे, लेकिन उनके दुर्भाग्यपूर्ण निधन के कारण एक जगह खाली हो गई। तब उनकी जगह टी.टी. कृष्णामाचारी को समिति में शामिल किया गया। जो भी उम्मीदवार नोट्स बना रहे ना, उन्हें स्पष्ट रूप से लिख लेना चाहिए कि बी.एल. मित्रा की खराब सेहत के कारण एन. माधवराव आए और डी.पी. खेतान के निधन के बाद टी.टी. कृष्णामाचारी आए। ये छोटी सी डिटेल ना मेरिट लिस्ट में बहुत बड़ा फर्क पैदा कर सकती है। एकदम सही। अब जरा इस पूरी प्रक्रिया की भव्यता और उन आंकड़ों पर बात करते हैं जो अक्सर हमें हैरान कर देते हैं। हमारा संविधान कोई कुछ महीनों में तैयार किया गया दस्तावेज नहीं है। बिल्कुल नहीं। इस प्रक्रिया में सबसे पहला कच्चा खाका या कहें पहला प्रारूप बी.एन. राव द्वारा तैयार किया गया था। और उनकी रिसर्च का स्तर देखिए। उन्होंने दुनिया भर के 60 देशों के संविधानों का गहराई से अध्ययन किया था। 60 देश। आज के समय में हमारे पास इंटरनेट है, एआई है, फिर भी 60 किताबें पढ़ना एक पहाड़ जैसा लगता है। बिना इन सुविधाओं के 60 देशों के संविधानों को खंगालना सच में एक अकल्पनीय काम था। और बी.एन. राव का वो अध्ययन इस बात का सबूत है कि निर्माता आंख बंद करके कुछ भी कॉपी नहीं कर रहे थे। वो दुनिया के सबसे बेहतरीन विचारों को भारत की अनोखी जमीनी हकीकत के हिसाब से ढाल रहे थे। सही कहा। उनके इस शुरुआती काम के बाद प्रारूप समिति ने मोर्चा संभाला। उन्होंने अपना पहला प्रारूप 21 फरवरी 1948 को पेश किया। 21 फरवरी? जी। इसके बाद देश भर से राय मांगी गई, आलोचनाओं को सुना गया और बदलाव के बाद अक्टूबर 1948 में दूसरा प्रारूप सामने आया। अंततः जो अंतिम प्रारूप था वो 4 नवंबर 1948 को प्रस्तुत किया गया। और इसके बाद जो हुआ वो प्रयास बनाम परिणाम का सबसे बड़ा उदाहरण है। 4 नवंबर 1948 के अंतिम प्रारूप के बाद बहस का जो दौर चला, उसमें कुल 141 बैठकें हुईं। 141? हाँ, लेकिन सबसे ज्यादा सिर चकरा देने वाला आंकड़ा है संशोधनों का। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान कुल 2473 यानी 2473 संशोधनों पर सदन में विस्तार से चर्चा की गई। 141 बैठकों में 2473 बदलावों पर बहस। मतलब आज के समय में अगर किसी व्हाट्सएप ग्रुप पर लोग ट्रिप का प्लान बनाते हुए 2-4 बदलाव बता दें तो लोग परेशान हो जाते हैं। उस समय धैर्य का स्तर क्या रहा होगा? सच में ये सोचकर ही हैरानी होती है।
और इसी धैर्य और अथक लोकतांत्रिक बहस का नतीजा था 26 नवंबर 1949 का वो ऐतिहासिक दिन जब भारत के संविधान को आखिरकार अपना लिया गया। और उस समय अपने मूल स्वरूप में इस संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स। जी, ये कोई साधारण दस्तावेज नहीं था। ये 141 बैठकों और 2473 संशोधनों की भट्टी में तपकर निकला एक स्वतंत्र राष्ट्र का घोषणा पत्र था। 26 नवंबर 1949 की तारीख, 395 अनुच्छेदों और 8 अनुसूचियों का यह आंकड़ा हर प्रतियोगी परीक्षार्थी के लिए बेहद बेहद महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। तो ये बात हो गई राष्ट्र की नींव यानी संविधान की। अब आते हैं राष्ट्र की पहचान पर, हमारा तिरंगा। जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था, आज का हमारा तिरंगा एक दिन की उपज नहीं है। इसकी शुरुआत 1906 में कलकत्ता, जिसे अब कोलकाता कहते हैं, वहां से होती है। उस समय स्वदेशी आंदोलन उफान पर था। तब जो ध्वज फहराया गया उसमें हरा, पीला और लाल रंग था और बीच में वंदे मातरम लिखा हुआ था। ये हमारे स्वतंत्रता संग्राम का पहला बड़ा दृश्य प्रतीक था। हाँ, और इसके ठीक एक साल बाद 1907 में इस संघर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाया गया। मैडम भीकाजी कामा ने पेरिस में एक नया ध्वज फहराया। इस ध्वज की खास बात ये थी कि इसमें सप्तऋषि तारों का चिन्ह था। सप्तऋषि। फिर हम 1917 के दौर में आते हैं, जब होम रूल आंदोलन चल रहा था। एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने उस दौरान एक अलग ध्वज प्रस्तुत किया। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे आंदोलन का स्वरूप बदल रहा था, वैसे वैसे ध्वज का डिजाइन भी उस समय की भावनाओं को दर्शा रहा था। फिर आता है 1921 का विजयवाड़ा अधिवेशन। यहाँ पिंगली वेंकैया ने एक ध्वज प्रस्तुत किया, जिसे आज हम चरखा ध्वज के नाम से जानते हैं। इसने सच में पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। और इसी वजह से 1931 के कराची प्रस्ताव में इस चरखा ध्वज को आधिकारिक रूप से अपना लिया गया। लेकिन आज का जो तिरंगा है, उसका जन्म आज़ादी के ठीक पहले हुआ। 22 जुलाई 1947 को हमारे वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। और यहाँ एक और रोचक तथ्य है। राष्ट्रीय ध्वज के लिए जो तदर्थ समिति यानी एडहॉक कमेटी बनी थी, उसके अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। अरे वाह, ये कनेक्शन याद रखना आसान रहेगा। बिल्कुल। और इस वर्तमान ध्वज की तकनीकी विशेषताएं परीक्षाओं का पसंदीदा विषय है। इसका अनुपात हमेशा 3:2 होना चाहिए, यानी 3:2। अगर लंबाई 3 फुट है तो चौड़ाई 2 फुट होगी। और बीच के सफेद हिस्से में जो अशोक चक्र है, जी, उसमें 24 तीलियां हैं, यानी स्पोक्स हैं, जिसे सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। लेकिन बात सिर्फ डिजाइन पर खत्म नहीं होती। इसके कानूनी पहलू भी उतने ही अहम हैं। सबसे पहला है राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम 1971, जो ये सुनिश्चित करता है कि तिरंगे या संविधान का कोई अपमान न हो। इसके बाद ध्वज संहिता या फ्लैग कोड की बात आती है, जो 2002 में आई और 26 जनवरी 2002 से लागू हुई। इसमें ध्वज फहराने के सभी नियम और आचार शामिल हैं। लेकिन इन सब में सबसे दिलचस्प है 2004 का वो ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट केस, नवीन जिंदल बनाम भारत संघ। इस केस ने एक बहुत बड़ा बदलाव ला दिया। जी, इसने आम भारतीय नागरिकों को ये मौलिक अधिकार दे दिया कि वे पूरे सम्मान और गरिमा के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकते हैं। मतलब तिरंगा सिर्फ सरकारी इमारतों की जागीर नहीं रहा, ये हर भारतीय के घर का हिस्सा बन गया। और ध्वज फहराने की बात आते ही एक ऐसा तकनीकी अंतर सामने आता है जो इंटरव्यू और परीक्षाओं दोनों में बहुत अक्सर पूछा जाता है। हाँ, हम 15 अगस्त और 26 जनवरी के समारोहों को अक्सर एक समान मान लेते हैं ना, लेकिन प्रोटोकॉल के नजरिए से देखें तो इनमें जमीन आसमान का अंतर है। बिल्कुल। 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराते हैं, लेकिन इसके लिए जो सटीक शब्द है वो है ध्वजारोहण यानी फ्लैग होइस्टिंग। ध्वजारोहण, ठीक है। इस प्रक्रिया में झंडे को रस्सी के सहारे नीचे से ऊपर की ओर खींचा जाता है और फिर खोला जाता है। ये इस बात का प्रतीक है कि एक नया राष्ट्र ब्रिटिश शासन की अधीनता से ऊपर उठकर स्वतंत्र हो रहा है। यही वो अंतर है जो उम्मीदवारों को समझना है, नीचे से ऊपर खींचना। वहीं दूसरी तरफ 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के दिन की प्रक्रिया बिल्कुल अलग है। इस दिन राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं, प्रधानमंत्री नहीं। सही। और ये समारोह लाल किले पर नहीं बल्कि कर्तव्य पथ पर होता है। इसे झंडा फहराना या फ्लैग अनफर्लिंग कहते हैं। इसमें झंडा पहले से ही पोल के ऊपरी सिरे पर बंधा होता है, उसे नीचे से ऊपर नहीं खींचा जाता, बस ऊपर ही खोल दिया जाता है।
और इसका कारण भी बहुत तार्किक है। 26 जनवरी 1950 को देश पहले से ही आज़ाद था। उस दिन हमारा अपना संविधान लागू हुआ था। इसलिए ऊपर बंधे झंडे को खोलकर हम एक स्थापित और संप्रभु गणतंत्र का जश्न मनाते हैं। क्या बात है। और गणतंत्र दिवस समारोह अपना एक अलग इतिहास रहा है। क्या आप जानते हैं कि 1950 में जब पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था, तब हमारे पहले मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो थे। सुकर्णो जी। और उसके ठीक अगले साल 1951 में नेपाल के राजा त्रिभुवन मुख्य अतिथि बने। समारोह के स्थान को लेकर भी एक बहुत दिलचस्प तथ्य है। वो क्या? आज हम जिस भव्य परेड को कर्तव्य पथ पर देखते हैं, जिसे पहले राजपथ कहा जाता था, वो हमेशा से वहां नहीं होती थी। अच्छा। जी, 1955 से पहले ये समारोह किंग्सवे और कुछ अन्य स्थानों पर आयोजित होते थे। 1955 में जाकर राजपथ इसका स्थायी ठिकाना बना। और ये जश्न सिर्फ 26 जनवरी को खत्म नहीं होता। इस पूरे समारोह का औपचारिक समापन 29 जनवरी को होता है। इसे बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी कहा जाता है, जो विजय चौक पर आयोजित होती है। ये एक पुरानी सैन्य परंपरा है। बिल्कुल। और इन सभी तथ्यों के बीच हमारे आज के रिसर्च में एक बहुत ही खूबसूरत ऐतिहासिक नोट भी है। जब 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ और लाल किले पर जश्न मन रहा था, तब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने अपनी शहनाई से उस ऐतिहासिक पल को संगीतमय कर दिया था। ये इतिहास और संस्कृति का क्या अद्भुत संगम था। वाकई वो एक जादुई पल रहा होगा। बिल्कुल। अब चूंकि हमने इतने सारे विषयों, समितियों और ऐतिहासिक घटनाओं को कवर कर लिया है, तो जाहिर है कि इसमें तारीखों की भरमार है और परीक्षा हॉल के दबाव में ये तारीखें अक्सर आपस में उलझ जाती हैं। एकदम मिक्स हो जाती है दिमाग में। इसलिए क्यों ना हम एक त्वरित रैपिड फायर राउंड कर लें। इससे श्रोताओं के दिमाग में ये सारे टाइम स्टैम्प्स बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। ये एक शानदार विचार है। चलिए, श्रोताओं की तरफ से मैं आपको चुनौती देता हूँ। मैं तारीख बोलूंगा और आपको बिना रुके उसका सबसे अहम घटनाक्रम बताना है। देखते हैं हमारी टाइमलाइन कितनी मजबूत है। तैयार है? बिल्कुल तैयार हूँ। पहली तारीख 22 जुलाई 1947। इसी दिन हमारे वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगे को आधिकारिक रूप से अपनाया गया था। 29 अगस्त 1947। ये संविधान की सबसे महत्वपूर्ण समिति, प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी के गठन का दिन है। 26 नवंबर 1949। ये वो दिन है जब संविधान सभा ने अंतिम रूप से भारत के संविधान को अपनाया था, यानी अडॉप्ट किया था। 24 जनवरी 1950। इस दिन संविधान सभा की आखिरी बैठक हुई थी और इसी दिन राष्ट्रगान को भी अपनाया गया था। और अंतिम तारीख 26 जनवरी 1950। इसी दिन भारत का संविधान पूरे देश में लागू हुआ, यानी एनफोर्स हुआ, और भारत एक पूर्ण गणतंत्र बन गया। बहुत बढ़िया। ये रैपिड फायर निश्चित रूप से हर उम्मीदवार के लिए एक बेहतरीन मेमोरी हैक साबित होगा। तो जैसा कि हमने शुरुआत में वादा किया था कि हम कोई भी जानकारी नहीं छोड़ेंगे, चलिए इस पूरी गहन चर्चा का एक विस्तृत सारांश निकाल लेते हैं। बिल्कुल, एक क्विक रिकैप हो जाए। आज हमने देखा कि कैसे 22 समितियों ने, जिसमें 8 बड़ी और 14 छोटी थीं, मिलकर काम किया। हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की नियम, संचालन और वित्त समितियों को समझा और नेहरू जी की संघ और राज्य वाली भूमिकाओं को देखा। साथ ही हमने पट्टाभी सीतारमैया, के.एम. मुंशी, जी.वी. मावलंकर, एस.के. धर और एस. वरदाचारी वाली 5 छोटी समितियों के महत्व को जाना। इसके बाद हमने 29 अगस्त 1947 को बनी ड्राफ्टिंग कमेटी के 7 शिल्पकारों के बारे में बात की और विशेष रूप से ये मार्क किया कि एन. माधव राव और टी.टी. कृष्णमाचारी ने किन सदस्यों को रिप्लेस किया था। ये ट्रिकी पार्ट था। और फिर हमने संविधान निर्माण के उस विशाल प्रयास को देखा। बी.एन. राव द्वारा 60 देशों का अध्ययन, समिति के 3 ड्राफ्ट, 141 बैठकों का दौर और 2473 संशोधनों पर बहस, जिसका परिणाम 26 नवंबर 1949 को 395 अनुच्छेदों और 8 अनुसूचियों के रूप में सामने आया। ध्वज के मोर्चे पर हमने 1906 के कलकत्ता ध्वज से लेकर 22 जुलाई 1947 के वर्तमान तिरंगे तक का 40 साल का सफर तय किया। इसके 3:2 के रेशियो और 24 तीलियों के डिजाइन को समझा। हमने 1971 के अधिनियम, 2002 का फ्लैग कोड और 2004 के नवीन जिंदल केस, जिसने ध्वज फहराने को मौलिक अधिकार बनाया, उसे डिकोड किया। और अंत में हमने 15 अगस्त को प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले पर ध्वजारोहण यानी होइस्टिंग और 26 जनवरी को राष्ट्रपति द्वारा कर्तव्य पथ पर झंडा फहराने यानी अनफॉलिंग के उस बारीक तकनीकी अंतर को स्पष्ट किया। साथ ही 1950 और 51 के मुख्य अतिथियों और 29 जनवरी की बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी को भी रिवाइज किया। ये सारांश वास्तव में एक संपूर्ण पैकेज है।
जब हम इन तथ्यों को केवल रटने के बजाय उनके पीछे की कहानी और प्रक्रिया को समझते हैं ना, तो वे हमारी स्मृति में हमेशा के लिए दर्ज हो जाते हैं। ये महज परीक्षा की तैयारी नहीं है, ये उस अथक प्रयास और विजन का दस्तावेज है जिसने आज के आधुनिक भारत की नींव रखी। और इसी विजन पे बात करते हुए मैं आज की इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। आप सब जो सुन रहे हैं, जरा सोचिए, संविधान निर्माताओं ने 1940 के दशक में बिना इंटरनेट और बिना एआई के 60 देशों के संविधान पढ़ डाले और महीनों बहस करके एक ऐसा ढांचा बनाया जो आज इस तेज डिजिटल युग में भी काम कर रहा है। सोचने वाली बात है। आज की पीढ़ी के पास सारी दुनिया की जानकारी और तकनीक महज एक क्लिक पर उपलब्ध है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आज हमारे पास वो दूरदृष्टि है जो उन मूल 395 अनुच्छेदों के पीछे छिपी थी? क्या हम उस लचीलेपन और गहराई को समझ पा रहे हैं जिस नियत के साथ उन्हें उस ऐतिहासिक सभा में लिखा गया था? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी परीक्षाओं की तैयारी इसी फोकस और ऊर्जा के साथ जारी रखिए।